दोस्तों, आप लोगों को क्राइम की कहानियां हम लगातार सुनाते रहते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आप लोगों को नई से नई क्राइम की कहानियां सुनाएं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि सर, अवैध संबंधों की कहानी सुनते सुनते हम ऊब चुके हैं, कुछ अलग तरीके की कहानी होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ अलग तरीके की भी कहानी सुनाई है। लेकिन दोस्तों, क्या करा जाए, अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसको कवर करना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग कुछ साल पहले जाते हैं तो कुछ साल पहले दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, इसके पीछे क्राइम होता था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में अगर आप लोग पिछले 1 से 2 साल का समय उठाकर देखते हैं और जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसका आप लोग रेशियो निकाल के देखते हैं तो मोस्टली आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी 70% के आसपास जो कत्ल होते हैं, जो क्राइम होते हैं, उसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। या तो अवैध संबंध होते हैं या फिर पति पत्नी के बीच में कुछ इस तरीके का व्यवहार होता है जो उनके बीच में बन नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो क्राइम है उसको अंजाम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की चीज़ों की ज़िंदगी में कोई भी ज़रूरत नहीं थी, कोई भी मोल नहीं था। अवैध संबंधों में इंसान पड़ता है, चंद मिनटों की खुशी के लिए वो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है, जबकि इन सारी चीज़ों की ज़िंदगी में कोई ज़रूरत होती नहीं है। अगर इंसान एक सादा ज़िंदगी भी जीने की कोशिश करे तो ज़िंदगी में भरपूर खुशियाँ हैं, भरपूर रंग हैं। इन सारी चीज़ों से ही ज़िंदगी रंगीन नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी में रंग भरने के लिए आपकी फैमिली है। आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, आप अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, जो लोग गरीब हैं, उनका ख्याल रखें। तो ज़िंदगी में रंग भरने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ज़िंदगी में रंग भरा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो अवैध संबंध है शायद उनमें जो उनको चरम सुख मिलता है, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ है नहीं। लेकिन दोस्तों, वो ये लोग भूल जाते हैं कि अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के परिवार को बहुत धीरे धीरे खोखला करती है। जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, उसी तरीके से अवैध संबंध रिश्तों को खा जाते हैं। और उसके बाद में इंसान का जब घर तबाह होता है, बर्बाद होता है, तो उसके बाद इंसान को रियलाइज़ होता है, और जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा ये भी कुछ इस तरीके के रिश्तों में उलझी हुई कहानी है। और जब आप लोग इस पूरी कहानी की सच्चाई सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान परेशान हो सकते हैं कि आखिर इस तरीके से ऐसा इसको करना ही नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है गुजरात की। और दोस्तों, गुजरात में एक शहर पड़ता है बड़ौदा शहर। बात कर रहा हूँ मैं 14 फरवरी साल 2023 की। दरअसल दोस्तों, इस 14 फरवरी साल 2023 को इसी बड़ौदा में एक पुल के नीचे एक महिला की लाश मिलती है। ये जो महिला है, इसकी जो लाश मिली थी, इसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के आसपास है। इसलिए वो जो लोग इस महिला की डेड बॉडी को देखते हैं वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, पुलिस ने भी बात सुनती है कि उनके इलाके में एक महिला का शव मिला है। पुलिस भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद होती है, अपनी गाड़ी उठाती है और मौके वारदात पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों, जब वहाँ पर डेड बॉडी को देखा जाता है तो देखने के बाद में पुलिस को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि इस महिला की हत्या की गई है। उसके बाद में पुलिस वाले उस महिला के कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह निकालते हैं, पूरा क्राइम सीन अच्छे से खंगालते हैं। और उसके बाद में वो जो लोग थे उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, क्या तुम इस महिला को जानते हो? तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद में उस महिला के शव को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर दोस्तों, अब पुलिस ने जो फोटोग्राफ्स थे उनके सहारे जो आस पड़ोस के थाने थे वहाँ पर ये पता करवाने की कोशिश की कि आस पड़ोस के थानों में किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है या फिर नहीं लिखाई गई है। क्योंकि दोस्तों, पुलिस का ये मोटिव था कि हमने आस पड़ोस में पूछताछ कर ली है, कहीं से पहचान नहीं हो पाई। अगर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने के अंदर आएगी तो हम लोग उसके ज़रिए इस महिला के घर तक पहुँच सकते हैं, इसके परिवार तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद हम लोग कातिल का, यानी जो कत्ल हुआ है उसका मोटिव समझ सकते हैं। और दोस्तों, जब मोटिव मिल जाएगा तो उसके बाद कातिल को तो हम पकड़ ही लेंगे। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले जितना आसान इस केस को समझ रहे थे उतना आसान ये केस था नहीं। क्योंकि दोस्तों, पुलिस ने जितने भी थानों में ये पूछताछ करने के लिए भेजा था कि कहीं पर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट है या फिर नहीं है, तो सारे ही थानों से ये जवाब मिलता है कि किसी की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा, 1-2 दिन वेट करिए, शायद ऐसा हो कि किसी थाने के अंदर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट आए। और उसके बाद में पुलिस वाले ये तो सोचते हैं कि किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी अगर गुम हुई होगी तो वो पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट ज़रूर लिखाएगा। उसके बाद हम लोग कातिल की पहचान कर लेंगे, यानी जो महिला है उसकी पहचान करेंगे, फिर उसके बाद में मोटिव समझ लेंगे और कातिल को पकड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों,
पुलिस वाले 1 दिन तक इंतज़ार करते हैं, 2 दिन तक इंतज़ार करते हैं, 3 दिन तक इंतज़ार करते हैं। आखिरकार दोस्तों चौथा दिन भी गुजर जाता है। 4 दिन का समय बीत चुका था, लेकिन किसी भी थाने के अंदर किसी भी महिला की कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आई थी। अब दोस्तों जब किसी भी थाने के अंदर किसी भी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आती है तो पुलिस वाले बड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि कहीं से भी अगर किसी की मिसिंग कंप्लेंट आएगी तो उसके बाद हम लोग डेड बॉडी की पहचान कर लेंगे, शिनाख्त कर लेंगे, उसके घर वालों से पूछताछ करेंगे, शायद किसी से कोई दुश्मनी, रंजिश, ऐसी चीज़ें हों, उसके ज़रिए हम लोग कातिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब किसी भी पुलिस थाने के अंदर किसी भी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आती है तो पुलिस वालों की लगातार परेशानी बढ़ती जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले इंतज़ार करते रहते हैं, हफ्ता भर का समय गुजर जाता है। इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उस रिपोर्ट के अंदर बहुत क्लियरली ये मेंशन था कि इस महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। अब दोस्तों जब इस तरीके की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों को एक तरीके से उनका जो दिमाग होता है और ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि एक महिला है, पुल के नीचे उसकी लाश मिली, महिला कौन है इसके बारे में वहाँ पर जो लोग थे उनसे भी पूछताछ कर लिया और जो पुलिस थाने थे वहाँ पर भी मिसिंग कंप्लेंट किसी की चेक कराई, वहाँ पर भी नहीं है। आखिर एक महिला की हत्या हो जाती है, उसकी कोई शिनाख्त नहीं कर पा रहा है। पुलिस के लिए ये किस्सा बड़ा अजीब था कि आखिर पूरा माजरा है क्या। अब दोस्तों पुलिस वालों को जब हर तरफ से असफलता मिल रही थी तो उसके बाद में पुलिस वाले एक फ़ैसला करते हैं। दरअसल इस महिला का जो फोटोग्राफ्स थे वो फोटोग्राफ्स से ये सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किए जाते हैं कि कोई इस महिला को पहचानता है या फिर नहीं पहचानता है। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों की ये जो कोशिश थी ये भी पुलिस वालों की बिल्कुल भी रंग नहीं लाती है। ना तो इस महिला को कोई फेसबुक के ऊपर जानता था, ना तो इस महिला को कोई व्हाट्सएप के ऊपर जानता था। जब इस महिला को ना कोई फेसबुक के ऊपर जान रहा है, ना व्हाट्सएप के ऊपर जान रहा है, यानी यहाँ से भी पुलिस वालों को कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। तो उसके बाद में पुलिस वाले एक फ़ैसला करते हैं और वो फैसला ये करते हैं कि इस महिला की फ़ोटोग्राफ्स दिखाकर डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। यानी पुलिस वाले बस्ती में हर घर पर जाएंगे, डोर खुलवाएंगे, उसके बाद में इस महिला की फ़ोटोग्राफ्स दिखाएंगे और उससे पूछेंगे क्या तुम इस महिला को जानते हो या फिर नहीं जानते हो। इस तरीके से ही शायद कुछ पुलिस को हाथ लग जाए। उसके बाद में पुलिस वाले डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इधर जब इस मामले में कुछ भी पुलिस को हाथ नहीं लग रहा था तो इस मामले में क्राइम ब्रांच भी कूद जाती है। अब दोस्तों क्राइम ब्रांच अपनी तरफ से और पुलिस वाले अपनी तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करते करते डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। पुलिस वाले हार जाते हैं, थक हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद में एक जगह से इस महिला के बारे में थोड़ा सा एक सुराग पुलिस को मिलता है। दरअसल दोस्तों पुलिस के हाथ में एक व्यक्ति लगता है। जब पुलिस के हत्थे ये व्यक्ति चढ़ता है तो पुलिस वाले इससे पूछते हैं क्या तुम इस महिला को जानते हो। तो ये जो व्यक्ति होता है ये पुलिस को बताता है कि ये जो महिला है ये रनौली बस स्टैंड के पास में किराए के मकान पर रहती थी। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं कि रनौली बस स्टैंड के पास में ये किराए पर रहती थी, उसके बाद में पुलिस वाले तुरंत उसके घर पर पहुँचते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ से कुछ अजीब तरीके की चीज़ें पुलिस को मिलती हैं। दरअसल ये जो महिला है ये शादीशुदा महिला थी और इसके 3 बच्चे भी थे। और दोस्तों पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि ये जो महिला है ये अजय यादव नाम के एक व्यक्ति के साथ में लिव इन में रह रही है और वो भी पिछले 4 महीने से। अब दोस्तों पुलिस जब इस बारे में छानबीन करती है कि अजय यादव के साथ में लिव इन में रह रही है और अजय यादव भी गायब है, ये महिला भी गायब है, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो अजय यादव था जो गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे केस में उसका हाथ हो। क्योंकि इस तरीके के मामले आमतौर पर देखने को मिलते हैं। लिव इन में रहने वाले लोग अक्सर अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर आप लोगों ने देखा था श्रद्धा वाला केस देख लें, आप लोग निक्की यादव वाला केस देख लें, कई सारे ऐसे केसेस हैं जो हुए हैं लिव इन में। तो पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट होता है, लिहाजा पुलिस वाले अब जो अजय यादव था इसकी कुंडली खंगालते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले जब अजय यादव की कुंडली खंगाल रहे होते हैं तो इसी दौरान पुलिस वालों को एक अजीब चीज़ दिखाई पड़ती है। दरअसल जो अजय यादव था उसकी शादी फिक्स हो गई थी और वो अपनी शादी के सिलसिले में अपने गांव उत्तर प्रदेश गया हुआ था। अब पुलिस वालों का दिमाग यहाँ से और ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि एक महिला है जो कि लिव इन रिलेशनशिप में अजय यादव के साथ में रह रही है, वही अजय यादव अपनी शादी के पर्पज़ से उत्तर प्रदेश गया हुआ है। वो उत्तर प्रदेश में बैठा है, इधर जो महिला है जो उसके साथ लिव इन में रह रही थी उसकी हत्या हुई है। लिहाजा हत्या किसने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर वो बैठा है तो उसने तो हत्या नहीं की होगी, ये बात तो साफ हो गई है। लिहाजा पुलिस वाले अब इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं और पुलिस वाले जो
अजय यादव के कुछ जानने वाले होते हैं, कुछ करीबी लोग होते हैं, उन सबसे जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो इस पूरे मामले में कुछ ऐसी कहानी पुलिस वालों को पता चलती है जिसके आधार पर पुलिस वाले अजय यादव और उसका एक दोस्त होता है उदय शुक्ला, इन दोनों को उठा लेती है। और इन दोनों को उठाने के बाद में पुलिस वाले जब इन दोनों को पुलिस थाने लेके आते हैं और इन लोगों को जब फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, गोल मटोल बातें पुलिस वालों को बताते हैं। लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं साथ के साथ जो क्राइम ब्रांच की टीम होती है, जब ये अपने अंदाज में इन दोनों से पूछताछ करते हैं तो ये दोनों पुलिस की सख्ती के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी एक ऐसी कहानी होती है कि जिसको सुनने के बाद में आप लोग भी यही सोचेंगे, आप लोग भी अपना माथा पकड़ लेंगे कि आखिर इस पूरी कहानी के अंदर गलती किसकी है। दरअसल जो अजय यादव है ये पुलिस को बताता है कि पिछले साल दिसंबर यानी दिसंबर साल 2022 से ये इस महिला चमेली के साथ में लिव इन में रह रहा है। अजय यादव और चमेली एक दूसरे के साथ में लिव इन में रह रहे थे। चमेली के पति थे नहीं, 3 बच्चे थे और जो अजय यादव था उसको भी जिस्म की भूख थी, एक दूसरे की ख्वाहिश इन दोनों से पूरी हो रही थी। काफ़ी समय तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, 1 से 2 महीने के आसपास ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस्मानी भूख के चलते ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे, कोई इतनी ज़्यादा मोहब्बत तो इन दोनों में थी नहीं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो लिव इन होता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें न किसी इंसान की कोई अहमियत समझता है, बस अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इंसान एक दूसरे के साथ में एडजस्ट होता है। और जहाँ पे ज़रूरतें होती हैं तो ज़रूरतें ख़त्म भी होती हैं और उसके बाद में आप लोग देखते हैं कि क्राइम जैसी जो चीज़ें होती हैं देखने को मिलती हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे की जिस्मानी ख्वाहिशात मिटाते मिटाते जब इनका समय गुजर जाता है तो उसके बाद में एक तारीख आती है जनवरी के महीने में, लगभग 10 जनवरी के आसपास। और जनवरी के महीने में अजय यादव के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से अजय यादव के पिताजी का था। दरअसल अजय यादव के पिताजी अजय यादव से कहते हैं कि तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और इस तारीख में तुम आ जाना, उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब दोस्तों अजय यादव बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। ये ना तो अपने पिता को ये बता सकता था कि वो किसी महिला को पसंद करता है, उसके साथ में लिव इन में रह रहा है, महिला शादीशुदा है, 3 बच्चे भी हैं। अब ना तो ये इस महिला को बता सकता था कि इसकी शादी फिक्स हो चुकी है, अब ये करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, बड़ी दुविधा में फंस चुका है। अब दोस्तों उसके बाद में ये इस महिला को कुछ भी नहीं बताता है, चमेली को। उसके बाद में ये चुपके से अपने कपड़े पैक करता है और कपड़े पैक करने के बाद में बैग उठाकर सीधा अपने गांव उत्तर प्रदेश चला जाता है। क्योंकि दोस्तों ये अपने पिता से कुछ नहीं बता सकता था, उसके पिता ने इसकी शादी फिक्स कर दी थी। क्योंकि हमारे देश का ये कल्चर है कि ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं अरेंज मैरिज होती हैं, यानी पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही होती हैं। और ज़्यादातर अगर देखें तो मोस्टली 80 से 90% जो शादियाँ होती हैं जो पेरेंट्स की मर्ज़ी से होती हैं वो सक्सेस भी होती हैं और ये चलन अच्छा भी है। इसलिए जो अजय यादव था ये कुछ भी किसी को बिना बताए ये सीधा अपने गांव चला जाता है, अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। अब दोस्तों उदय यादव जब अपने घर पहुंच जाता है तो उसके बाद में इसके मोबाइल फ़ोन पर चमेली का फ़ोन आता है। चमेली इससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, बिना बताए तुम कहाँ चले गए। अच्छा, जो उदय यादव होता है चमेली को कुछ भी बताता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके घर के अंदर जो मेहमानों की आवाज़ें थीं, जो गानों की आवाज़ें थीं लगातार आती हैं, तो इस वजह से चमेली को कहीं ना कहीं अब उदय यादव के ऊपर डाउट होने लगता है। इसलिए ये उदय यादव से झगड़ा करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जब इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है तो उसके बाद में जो उदय यादव होता है ये चमेली से बातचीत करना बंद कर देता है। इधर जो चमेली थी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब उदय यादव ने बातचीत ही करना बंद कर दिया था। लेकिन इसी बीच में इसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से होती है और इस व्यक्ति का नाम होता है उदय शुक्ला। दरअसल जो उदय शुक्ला है ये अजय यादव का दोस्त था और अजय यादव जब घर चला गया था तो उदय शुक्ला इसके घर पर आया था। अब जैसे ही चमेली ने उदय शुक्ला को देखा तो ये देखने में बेहद खूबसूरत, बेहद हैंडसम, यानी अजय यादव से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, इसलिए अब ये उसके प्यार में पड़ जाती है। उसके मिलने के सपने संजोने लगती है, उससे बातें करने के सपने संजोने लगती है और आखिरकार ये उदय शुक्ला से ये अपने मन की बात कहती है। और जब ये उससे अपने मन की बात कहती है तो उदय शुक्ला को जब एक महिला का ऑफ़र मिलता है, खुला ऑफ़र मिलता है, और वो एक ऐसी महिला जिसके घर पर ना तो कोई पुरुष है ना तो कोई और फैमिली मेम्बर, यानी जब कभी भी वो चाहे उस महिला के घर आ सकता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बना सकता है। इस तरीके के ख्वाब, इस तरीके के लड्डू जो थे वो उदय शुक्ला के मन में भी फूटने लगते हैं। वो जो प्रपोज़ल था उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद में अब जो उदय शुक्ला है और जो चमेली है इन दोनों का जो रिश्ता था ये पनपने लगता है। अब आए दिन जो उदय शुक्ला था ये चमेली के घर पे आता, रात रात भर उसके घर पे रुकता, उसके बाद में चला जाता। जो चीज़ें
उदय यादव के साथ में चल रही थी, अब वो उदय शुक्ला के साथ में चलने लगी थी। इन दोनों के बीच में अवैध रिश्तों की शुरुआत हो चुकी थी। जब एक बार ये अवैध संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लगता। अब दोस्तों, जो चमेली थी, जो उदय यादव के साथ में शादी के सपने संजो रही थी, अब ये सपने उदय शुक्ला के लिए देखने लगती है। दोस्तों, जो चमेली थी, जब ये उदय शुक्ला के साथ में अवैध संबंध बना रही थी, उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी, उससे शादी के ख्वाब देख रही थी, लेकिन दोस्तों उदय शुक्ला के मन में इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। वो बस चमेली के साथ में अपनी जिस्मानी ताल्लुकात पूरे कर रहा था और उससे शादी जैसे ख्वाब उसके मन में नहीं थे। लेकिन दोस्तों, मौका देखकर चमेली एक दिन उदय शुक्ला से कहती है कि वह तुमसे शादी करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उदय शुक्ला चमेली के मुंह से ये बात सुनता है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, उसकी तो हवाइयाँ गुम हो जाती हैं, क्योंकि वो तो बस अपनी जिस्मानी जो भूख थी वो भूख मिटा रहा था। शादी जैसे ख्याल तो उसके मन में दूर दूर तक नहीं थे। अब उसके बाद में ये तुरंत अपने दोस्त अजय यादव को कॉल करता है। अजय यादव को कॉल करने के बाद में कहता है कि यार ऐसे ऐसे वो जो चमेली है उसके साथ में मैं पिछले कुछ दिनों से संबंध बना रहा हूँ, अब वो मुझसे शादी का प्रेशर बना रही है। अब जैसे ही ये बात अजय यादव सुनता है, अपने दोस्त उदय शुक्ला के मुंह से वो हंसने लगता है और वो कहता है हंसी हंसी में कि मैं तो निकल गया लेकिन तुम फंस गए। काफ़ी देर तक तो जो अजय यादव होता है ये हंसता रहता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में इन दोनों के बीच में सीरियस बात भी होती है। लेकिन इन दोनों की जो बातें होती है चमेली सुन लेती है, और चमेली जब इन दोनों की बातें सुनती है तो इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को एक ऑप्शन दे रही हूँ, या तो अजय मुझसे शादी कर ले या फिर उदय तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम दोनों में से एक भी मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं कानून का सहारा लूँगी, मैं उसके बाद में तुम्हारे खिलाफ रेप के चार्जेस लगाऊंगी। जब इस तरीके की ये बातें चमेली इन दोनों से कहती है तो इन दोनों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब दोस्तों, इतनी बात कहकर चमेली तो चली जाती है, लेकिन इन दोनों की हवाइयाँ गुम थी। इन दोनों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। अजय यादव और उदय शुक्ला दोनों सोचते हैं कि अगर ये महिला कोर्ट कचहरी कहीं पर पहुंच गई तो चूंकि महिला है इसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी और सालों बीत जाएंगे अपने आप को बेकसूर बताते बताते, और अपन दोनों को जेल भी हो सकती है। उसके बाद ये दोनों एक ऐसा फैसला करते हैं कि क्यों ना इस महिला के साथ में कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से उन्हें उनकी ज़िंदगी में परेशानियां न उठानी पड़े। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से लगातार डिस्कस करते हैं, लगातार प्लानिंग करते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ किया जा सकता है। उसके बाद में इस महिला को पैसों का भी ऑफर दे देते हैं, लेकिन दोस्तों जो चमेली थी उसको पैसे तो चाहिए नहीं थे, उसको या तो अजय चाहिए था या फिर उदय चाहिए था, लेकिन दोनों ही इस चमेली से शादी नहीं करना चाहते थे। अब ये दोनों बड़ी ज़्यादा दुविधा में थे कि महिला पैसों का इसको लालच दिया तब भी नहीं मान रही है। उसके बाद में ये एक ऐसी खौफनाक प्लानिंग करते हैं कि जो उदय शुक्ला होता है ये अजय यादव से कहता है कि 14 फरवरी वाले दिन, यानी जो वैलेंटाइन डे होता है, उस दिन हमें इस चमेली का काम तमाम करना है। और उदय शुक्ला चमेली से 14 फरवरी वाले दिन यानी वैलेंटाइन डे को कहता है कि हम लोग वैलेंटाइन डे वाले दिन चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब जो चमेली थी जब उदय शुक्ला के मुंह से ये बातें सुनती है वो बेहद खुश हो जाती है। मज़े मज़े में वो तैयार होती है। तैयार होने के बाद में उदय शुक्ला की बाइक पर बैठती है और ये दोनों निकल जाते हैं। एक गाँव पड़ता है पद्मला, और वहीं पर एक नदी है जिसको मिनी नदी बोलते हैं। उसी नदी के आसपास जाकर जो उदय शुक्ला होता है ये अपनी बाइक रोक देता है, क्योंकि वहाँ पर सुनसान इलाका था। जब ये अपनी बाइक रोकता है, जैसे ही चमेली उस बाइक से उतरती है तो देखती क्या है कि इसके आंखों के सामने कोई और नहीं, अजय यादव भी खड़ा हुआ है। अब एक तरफ अजय यादव है, एक तरफ उदय शुक्ला है। इसको तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों एक साथ क्यों आए। आमतौर पर वैसे तो एक व्यक्ति को होना चाहिए था, लेकिन आज दोनों हैं। ये दोनों से कुछ पूछ पाती, इन दोनों से कुछ समझ पाती कि इतना ही इसके पास टाइम नहीं था कि अजय यादव के पास जा पाती। सुनसान जगह थी। मौका देखते ही अजय यादव और उदय शुक्ला इस महिला की चमेली के ऊपर टूट पड़ते हैं। एक व्यक्ति इसके हाथ पकड़ता है, एक व्यक्ति इसका गला दबाता है, और दोस्तों इतनी ज़्यादा बेरहमी के साथ में ये उसके साथ में मार पिटाई करते हैं कि जो चमेली होती है उसकी सांसों की डोर टूट जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो अब इन दोनों के आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि डेड बॉडी को कहीं भी फेंक दें, क्योंकि इस महिला को कोई जानता तो है नहीं। अगर पुलिस को डेड बॉडी मिल भी जाएगी तो थोड़े बहुत समय तक वो वेट करेगी, उसके बाद इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा अज्ञात में, और हम दोनों की कोई पहचान भी नहीं हो सकती। लिहाजा दोस्तों ये डेड बॉडी को वहीं पर स्कूल के पास में फेंक कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्राइम ब्रांच और पुलिस ने जिस मुस्तैदी से इस पूरे केस का खुलासा कर दिया, यकीनन दोस्तों इन दोनों को इसकी भनक तक नहीं थी। बहरहाल दोस्तों अब ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, और जिस तरीके का भी इन दोनों के ऊपर दोष सिद्ध होगा उस तरीके से कानून के हिसाब से इन लोगों को सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं
अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, पहला कमेंट्स है अनिल सालुंखे जी का। लिखते हैं 2 दिन हो गए हैं आपने मेरे कमेंट्स को नज़रअंदाज किया है। अनिल सालुंखे जी, ऐसी बात नहीं है, अगर बाई मिस्टेक हो गया हो तो हो गया हो, लेकिन मैंने आपका कमेंट्स बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है क्योंकि मैं किसी का भी स्किप नहीं करता और आप तो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, तो आपका तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। खैर, अगर गलती से हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी अच्छी है, गुड जॉब मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये शील निधि का है, लिखते हैं आज की कहानी अच्छी लगी मलिक भाई जी, मेरी बात आपने उठाई, आपका धन्यवाद। शील निधि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में सोचा, व्यूअर से कहा कि वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है प्रिंस अली का, लिखते हैं फाइनली न्यू स्टोरी। तो प्रिंस अली जी, कल की स्टोरी को अगर हम लोग छोड़ दें जो कि रिपीटेड थी, क्योंकि जो कातिल था वो 75 दिनों के बाद पकड़ा गया था, इसलिए दोबारा मैंने उस स्टोरी को सुनाया था, अदरवाइज सारी ही स्टोरी हमारे चैनल पर नहीं होती है। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, टुमारो इज़ माई डॉटर एंगेजमेंट, सो आई लाइक फ्रॉम ऑल फैमिली फॉर गुड विशेष, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी से। तो सुबोध कुमार जी, आपकी जो बेटी है उनकी जो एंगेजमेंट है, मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपकी बेटी की जो एंगेजमेंट है उसकी हार्दिक बधाई आपको। और मैं दुआ करना चाहता हूँ, मैं प्रे करना चाहता हूँ कि आपकी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरपूर रहें और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बहुत ज़्यादा खुश रहें। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई, सुरेंद्र कुमार शर्मा, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नायक म्यूज़िक है, लिखते हैं कहानी अच्छा लगा, सुरेश नायक गोलाबाई उड़ीसा से। तो सुरेश नायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जाहिद हैं जो कि काफ़ी पुराने व्यूवर्स हैं हमारे, लिखते हैं मलिक साहब आपके 25 के सब्सक्राइबर होने का वेट कर रहा हूँ आपको कांग्रेस करने के लिए। तो जाहिद जी, क्या बताएं कि लोग फेक कहानी सुनना पसंद करते हैं, हमारे चैनल पर जो ओरिजिनल कंटेंट आते हैं लोगों को शायद पसंद नहीं आते, इसलिए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मुझे समझते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लगातार शेयर भी करा करें। और उसके बाद में सुनील त्यागी जी लिखते हैं कहानी अच्छी है, रेनू सुल्त्यागी शहनाबुलंद शहर से। तो रेनू सुल्त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। तो वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में अंसारी असगर हैं, लिखते हैं शम्स सर ने भी आज यही कहानी सुनाई है। तो सुनाई हो सकती है क्योंकि क्राइम हुआ है तो उसको कोई भी कवर कर सकता है। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं कहानी अच्छा है बट उस लेडीज़ को प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो भाई वो कानून का मैटर है, अगर कानून के हिसाब से ये महिला कोर्ट में केस जीत जाती है तो शायद उसको प्रॉपर्टी मिल जाए। बहरहाल आपका शुक्रिया। अजय सहानी है, लिखते हैं आपके सब्सक्राइबर इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि सर एक कमी आ रही है, आपने आप में नहीं कमी है, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने के आपका तरीका थोड़ा गलत है। तो अजय सहानी जी, मेरा जो तरीका गलत है कम से कम उसके बारे में लिखिए, क्या चीज़ गलत है, मैं उसमें सुधार करूं, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हैं और आप मुझे मेरी गलतियां भी बताएंगे, मेरी अच्छाइयां भी बताएंगे। और मेरे सब्सक्राइबर ना बढ़ने के पीछे अगर कोई रीज़न है तो प्लीज़ अगली बार कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।